हाथों के ऊपर से ढीली होने लगी थी। अमित ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि अब आपने ही तो मुझे सच बताने के लिए कहा था। फिर सोनम की आंखों में झांकते हुए बोला, और सच यही है प्रिंसेस। और जब आप तैयार होकर बाहर मयंक के पास बैठी थी आकर, तो कितनी मुश्किल से खुद को और अपनी नजरों को संभाले हुए था मैं। ये बात सिर्फ मेरा बेचारा दिल ही जानता था। इस गुलाबी रंग में आप कितनी मासूम सी लग रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मयंक के सामने मैं कोई खता न कर बैठूं। बस उसी पल यहाँ आने का प्लान बना लिया था। आप चली जाती आज और मेरे दिल की हसरत दिल में ही रह जाती, अमित ने शरारत से कहा। सोनम ने उसकी तरफ आंखों को गोल गोल घुमाते हुए देखा, जैसे पूछ रही थी कि कौन सी हसरत है जो पूरी नहीं होती आपकी। अमित ने सोनम को मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि आपको खुद में और खुद की सांसों में बसाने की हसरत। इतना प्यार करते हैं आप हमसे? सोनम ने एक नजर अमित की तरफ देखते हुए पूछा। काश कि मैं आपको बता पाता या दिखा पाता अपना ये दिल। आपके प्यार में किस हद तक खुद को भुलाए बैठा है ये, कि आंखें बंद करने पर भी आप ही आप नजर आती हैं मुझे। सपनों में भी आपने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, और आपकी यादें वो तो एक पल के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अमित ने सोनम की बात का जवाब दिया। हमें आपकी तरह बातें बनानी नहीं आती हैं, पर इतना तो हम भी जानते हैं कि बिना आपके तो हमारी सांसें भी चल नहीं रही हैं। अब हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन हम सच में आपकी जिंदगी में शामिल होकर खुद को पूरा महसूस करेंगे। सोनम भी अमित के सीने पर अपना सर रखे हुए अपना हाल दिल बयां कर रही थी। प्रॉमिस करता हूँ सोनम, फाइनल सेमेस्टर के बाद ही ये डेविल अपनी एंजल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। आखिर ये डेविल भी तो अपनी एंजल के बिना अधूरा है। अमित ने सोनम के माथे को चूमते हुए कहा। हम इंतजार करेंगे आपका, सोनम ने मुस्कुराकर कहा। चलिए प्रिंसेस, आपको घर छोड़ दूं, मयंक वेट कर रहे होंगे आपका। अमित ने हाथ में बंधी घड़ी पर एक नजर डालते हुए कहा। मयंक के हाउसिंग सोसाइटी की पार्किंग एरिया में उसने अपनी बुलेट पार्क की और सोनम से कहा कि चलिए। सोनम ने अमित का हाथ पकड़कर कहा कि क्या आप हमारे साथ कुछ देर और नहीं रुक सकते हैं? अमित सोनम की बात सुनकर उदासी में भी मुस्कुराने लगा था। उसने सोनम के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा कि प्रिंसेस, आपको देर हो जाएगी और फिर मयंक भी इंतजार कर रहे होंगे। नहीं तो मेरे लिए आपके साथ कुछ देर तो क्या कयामत तक रुकना भी इम्पॉसिबल नहीं है। सॉरी मयंक, वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अमित ने मयंक से अपनी देर के आने की वजह बताते हुए कहा। प्यार मोहब्बत में इतना सा झूठ तो चलता ही है। अरे इट्स ओके अमित, आई कैन अंडरस्टैंड द ट्रैफिक प्रॉब्लम, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके देन, मैं निकलता हूँ, अमित ने अपनी आंखों की उदासी को छिपाते हुए कहा। अवनी के पीछे खड़ी सोनम के चेहरे की मुस्कुराहट भी अचानक से कहीं खो गई थी अमित की बात सुनकर। अरे डुग्गू रुक ना, अवनी ने कुछ सोचते हुए कहा। अमित और मयंक अवनी की तरफ देखने लगे थे कि अब क्या याद आ गया इसे अचानक। वो मेरे पास पीयू की एक ड्रेस रह गई थी, जरा लेते जाना, मैं अभी आई, कहकर वो तुरंत ही अंदर रूम की तरफ चली गई। अमित मयंक के साथ खड़ा होकर बातें करने लगा था कि अचानक से मयंक का फोन रिंग करने लगा। ये अवनी मुझे अंदर से क्यों फोन कर रही है? मयंक ने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए मन में सोचा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया, मयंक ने अमित की तरफ देखते हुए कहा। या श्योर, अमित ने भी मुस्कुराकर कहा और मयंक अंदर कमरे में चला गया। सोनम अब भी लिविंग रूम में एक कोने पर खड़ी हुई थी, पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी। तभी अमित के फोन पर एक मैसेज बीप हुआ और उस मैसेज को पढ़ते ही अमित के चेहरे पर 1000 वॉट की बल्ब की चमक फैल गई थी और उसके मुंह से निकल गया, लव यू जल्दी। क्या हुआ अवनी, तुम मुझे अंदर आकर फोन क्यों कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मयंक ने अवनी के गाल पर एक हाथ रखकर उसकी तबीयत जानने की गरज से कहा। मैं ठीक हूँ मयंक, अवनी ने मुस्कुराकर कहा। अब फिर ये फोन? मयंक ने अपने फोन को उसकी तरफ लहराते हुए कहा। मयंक, तुम्हें नहीं लगता कि अमित और सोनम को कुछ पल के लिए एक दूसरे को गुड बाय कहने के लिए तन्हा छोड़ देना चाहिए? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पर उन दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी उदासी आ गई थी। अवनी ने मयंक को समझाते हुए कहा। हाँ तुम सही कह रही हो अवनी, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में अवनी, तुम मेरे लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं हो। हर प्रॉब्लम का मेरी स्वीट सा सोल्यूशन है तुम्हारे पास, फिर चाहे वो प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़े या फिर नहीं। मयंक ने अवनी के सर को चूमते हुए कहा। आप वहाँ क्या कर रही हैं? एक बार इधर आइए मेरे पास, अमित ने सोनम की तरफ देखकर मनी मत कहा। यहाँ पर यहाँ तो भाई और भाभी हैं। सोनम अभी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। अमित धीरे धीरे सोनम की तरफ बढ़ने लगा और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सोनम की जान सूखने लगी थी। घबराइए नहीं प्रिंसेस, कोई नहीं आएगा अभी बाहर, अमित ने कहा और अपने फोन का इनबॉक्स खोलकर अवनी का मैसेज उसके सामने कर दिया। सोनम मुस्कुरा उठी थी। अब भी आपको मुझसे दूर रहना है? अमित ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सोनम थोड़ा सा शर्माते हुए, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में समा गई थी। अमित ने उसे कसकर अपने गले से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और ऐसा ही कुछ हाल सोनम का भी था। दोनों ही जानते थे कि अब आने वाले कुछ दिनों तक उन दोनों को एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के एहसास के साथ ही बिताने होंगे। सो दोनों ही चुपचाप एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे के एहसास को जी रहे थे, जी भरकर। कुछ देर बाद अमित अपनी जान से भी प्यारी अमानत को मयंक के पास छोड़कर, मयंक और अवनी को गुड बाय बोलकर सोनम की तरफ एक तिरछी निगाह डालते हुए वहां से चला आया। घनी देर लगा दी छोरे थाने, मंदिर जाकर दर्शन करने में इतनी देर लागे से क्या? अमित के घर पर कदम रखते ही दादी के सवाल शुरू हो गए थे। दादी, टाइम देखा है आपने? दिल्ली की सड़कें सुबह 4 बजे से ही बिजी होने लगती हैं और अब तो दोपहर होने को आई है। डुग्गू ने दादी की बात का जवाब दिया। और हमारी जग्गा जासूस दादी को इस जवाब से कहाँ संतुष्टि मिलनी थी। रबींदड़ी, यो छोरा तो सुबह 10 बजे से पहले को गयो से, फिर वानू दोपहर कट्ठे हो गई से। दादी ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर काम कर रही कविता जी की तरफ देखते हुए पूछ लिया। माँ, आप भी ना जानती है ना, डुग्गू सोनम को मंदिर लेकर गया था, तो रास्ते में आने जाने में थोड़ी बहुत देर सवेर तो हो ही जाती है ना।
कविता जी ने अपने लाडले का बचाव करते हुए कहा, मारे को सब पता सा, यो छोरा कठे रह गयो सा। दादी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा और फिर कविता जी की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुरा उठी। माँ, सच में आप भी ना, डुग्गू और पीयू से ज्यादा बचपना तो आप में है, कविता जी ने हंसते हुए कहा। इस बीच अमित अपने रूम में जा चुका था। वो अब भी सोनम की खुशबू को खुद में महसूस कर रहा था और वो दादी के CBI वाले सवाल जवाब में पढ़कर उस भीनी भीनी सी रूहानी सी खुशबू को वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो अपनी शर्ट को उतार कर अपने चेहरे के ऊपर डालकर बिस्तर पर लेट गया था और शर्ट से आ रही भीनी भीनी खुशबू को महसूस करके बोला कि सच में प्रिंसेस, बहुत मुश्किल है आपसे दूर रहना। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए, नहीं तो शरीफ बनकर रहने के चक्कर में मेरा तो बैंड बज जाएगा और अपनी शादी से पहले मैं अपना ही बैंड बजवाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इधर सोनम और मयंक मथुरा के लिए निकल चुके थे और उन दोनों को सी ऑफ करके अवनी भी वापस अपने रूम पर चली गई थी। इतने समय तक सोनम और मयंक के साथ रहने के बाद आज उसका मन नहीं किया कि वो बुटीक पर जाए, सो उसने अपने असिस्टेंट को फोन करके मना कर दिया था कि वो आज बुटीक पर नहीं आएगी। अगर कोई भी जरूरी डिजाइन या क्राफ्ट हो तो उसे मेल कर दे, बाकी का काम वो कल आकर देख लेगी। दोपहर बाद रघुवंशी हाउस में एक बार फिर से खलबली मच गई थी और उसका रीजन था अनुराधा सचान। पुलकित की मासी जी और रघुवंशी की होने वाली समधन खुद पुलकित के साथ अखिलेश जी उन्हें रिसीव करने गए थे स्टेशन पर जब उन्होंने स्टेशन पर अनुराधा को देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी से भरी हुई एक लंबी सी मुस्कुराहट फैल गई और सहसा ही उनके मुंह से निकल गया था, अनु तुम। ऐसा ही कुछ हाल अनुराधा और अनु का भी हो रहा था और उनके चेहरे पर भी एक सुखद आश्चर्य फैल गया था। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अब तक पुलकित उन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस देख देख कर हैरान हो चुका था और उसने थक हार कर खुद ही पूछ लिया था, पुलकित बेटा जानते हैं? अरे ये कहिए कि आपकी मासी जी और पीयू की माँ की दोस्ती की वजह से मुझे काफी कुछ झेलना पड़ा था और अब लगता है कि इतिहास खुद को फिर से दोहराने वाला है। अखिलेश जी ने शरारत से मुस्कुराते हुए अनुराधा की तरफ देखते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। पुलकित के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अखिलेश जी आखिर किस इतिहास के दोहराए जाने की बात कर रहे थे। घर चलो, सब मालूम पड़ जाएगा और वो भी फुर्सत से। अखिलेश जी ने अनुराधा जी का लगेज समेटते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं कर रहा हूँ ना। पुलकित ने स्वीटली कहा और अनुराधा मासी और अखिलेश जी के साथ घर के लिए निकल गया। अरे कविता जी, कहाँ रह गई आप? देखिए तो सही, आपके लिए मैं किन्हें लेकर आया हूँ। अखिलेश जी ने घर में घुसते ही आवाज लगाई। किचन में काम कर रही कविता जी पीयू को कुछ जरूरी बातें समझाकर हाथ साफ करते हुए बोली कि अरे आ रही हूँ, जरा सांस तो लेने दीजिए। फिर लिविंग रूम में आते आते उनके पैर रुक गए और पुलकित की बगल में खड़ी उस महिला को देखकर जैसे वो कुछ याद करने लगी। अखिलेश जी और अनुराधा जी दोनों ही कविता जी की हालत को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो कवि, बिल्कुल भी नहीं बदली। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए जैसे ही कहा, कविता जी के मुंह से अनायास ही निकल गया, अनु तू यहाँ, मतलब तू यहाँ पर? लेकिन आप और पुलकित तो उसकी मासी को रिसीव करने स्टेशन गए थे ना? कविता जी को कोई अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था कि अनुराधा इतने सालों के बाद अचानक से उसके घर पर कैसे आ सकती है। अखिलेश जी ने हंसते हुए कहा कि कविता जी, उन्हें ही तो स्टेशन से लेकर आ रहे हैं। माँ, यही तो मेरी अनुराधा मासी जी हैं, जो सच में मेरी माँ जैसी ही है। पुलकित भी अनुराधा के दोनों कंधों को पकड़कर खड़ा हो गया था। मतलब अनु तू पुलकित की मासी है? कविता जी की कुछ कुछ समझ में आने लगा था। हाँ, मैं ही हूँ तेरे होने वाले दामाद की मासी। अब यकीन हो गया हो तो ये फुटेज खाना बंद कर और जल्दी से आकर मेरे गले लग जा। अनुराधा ने बहुत प्यार से अपनी सबसे अच्छी सहेली से झूठी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। बिछड़ी सहेलियां। कविता ने हर्षा तिरेक में उमड़ आए अपने आंसुओं को समेटा और अनुराधा को अपने गले से लगा लिया। तू बिल्कुल नहीं बदली, अब भी वैसी ही है, ऊपर से नारियल और अंदर से मक्खन। कविता ने अनुराधा को गले लगाते हुए कहा, हाँ जैसे तू बहुत बहुत बदल गई है। हाँ, अभी भी तुझे यकीन आने में देर लगती है और तेरे ये आंसू हमेशा नल की तरह बहने को तैयार रहते हैं। अनुराधा ने कविता की आंखों से छलकते हुए आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ करते हुए कहा, तू तो मुझे जानती है ना? कविता जी ने हौले से मुस्कुरा कर कहा, और तू मुझे? अनुराधा ने भी मुस्कुरा दिया था और फिर दोनों ही सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। दोनों सहेलियों के हंसने की आवाज सुनकर पीयू भी किचन से बाहर झांकने लगी थी। वो कुछ डरी हुई सी, सहमी हुई सी, बार बार अपनी माँ की बगल में बैठी हुई उस सौम्य महिला को देखकर अंदर हुए जा रही थी। पता नहीं पुलकित की मासी कैसी होंगी, मुझे पसंद करेंगी भी या सिर्फ पुलकित की वजह से मुझे हाँ कह देंगी। पीयू का छोटा सा पर मासूम सा दिमाग ये सब सोच सोच कर घबराए जा रहा था। पर तब तक अनुराधा की नजरें पीयू को इस तरह से घबराकर अंदर बाहर करते हुए देख चुकी थी और वो कुछ सोचते हुए अंदर किचन में ही चली आई थी। अनुराधा को अंदर किचन की तरफ आता हुआ देखकर पीयू की तो जान ही निकल गई थी। ये यहाँ क्यों आ रही है? पीयू आज तो तू गई। पीयू आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके मन ही मन ऊपर वाले को याद करके अपनी खैर मना रही थी। ले, दूसरों के मजे लेने वाली छोरी अपनी बारी आने पर कैसी भीगी बिल्ली बन गई सर। पीयू की बंद आंखें एकदम से खुल गई थीं जब उसके गालों पर एक प्यार की थपकी उसे मिली। उसके ठीक सामने अनुराधा खड़ी थी, शरारत से मुस्कुराते हुए। आप पीयू की जुबान लड़खड़ा रही थी। तुम प्रिया हो ना? अनुराधा ने बहुत अपनेपन से कहा। जी, पीयू ने हकलाते हुए कहा। जितना पुलकित ने बताया था उससे भी ज्यादा प्यारी हो, पर उससे भी ज्यादा शैतान हो, अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया की नजरें शर्माते हुए झुक गई थी। पर उसने ये नहीं बताया कि तुम शर्माती भी हो, और वो भी इस कदर। अनुराधा को शरारत सूझी थी।
वो तो कह रहा था कि तुम हमेशा लड़ने झगड़ने में लगी रहती हो, ये शर्माना वरमाना तुम्हारे बस का नहीं है। क्या पुलकित ने ऐसा कहा था? पीयू एक झटके में अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आई थी। उसने बिल्कुल झूठ कहा आपसे मासी जी, मैं नहीं, वो लड़ता है मुझसे। और कुछ सोचते हुए वो बोली, एक मिनट मासी जी, आप ही बताइए मुझे। पीयू अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए बोली, लड़ने के लिए इंसान का बोलना भी तो जरूरी होता है ना, पर पुलकित को तो बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बोलेगा ना तो उसका टैक्स भरना पड़ेगा उसे। पीयू अंदर किचन में अनुराधा के साथ अपनी नॉन स्टॉप बातों में लगी हुई थी और किचन के बाहर खड़े हुए सब लोग अपना सिर पीट रहे थे कि ये लड़के भी ना पता नहीं है कब सीरियस होगी। बस पुलकित और अमित को छोड़कर। अमित अपने रूम में था और शायद सो रहा था, और पुलकित वो तो जानता था कि अब ऐसा ही कुछ होने वाला था, सो वो सबसे पीछे खड़ा होकर बस हौले हौले मुस्कुराए जा रहा था। तो फिर आप ही बताइए ना कि मैं उससे कैसे लड़ सकती हूँ, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। पीयू ने अपनी रो में कह दिया था। हाँ तो वही तो मैं भी कह रही हूँ कि मेरा पुलकित तो जब कुछ बोलता ही नहीं है तो फिर लड़ कैसे सकता है। इसका मतलब लड़ाई तुम ही शुरू करती होगी, है ना? मतलब पुलकित बिल्कुल सही कह रहा था, है ना? अनुराधा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। पर मासी जी, जब हम दोनों 4 सालों से मिले नहीं तो फिर लड़ाई कब हो गई? पीयू ने कहा और फिर क्या कह दिया उसने ये सोचकर अपनी जीभ काट ली। अनुराधा उसकी बात सुनकर हंसने लगी और कविता जी अंदर किचन में आते हुए बोली कि अब बस भी करो अनु, और कितना मेरी बच्ची को परेशान करोगी। पीयू ने जब देखा कि सब खड़े होकर उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे तो वो वहां से शर्माते हुए भाग गई। बाहर की ओर भागते हुए वो एक और खड़े पुलकित से टकराते टकराते बची और पुलकित ने उसे अपनी दोनों बाहों में थाम लिया। अरे अरे आराम से पीयू, पुलकित ने उसे अपनी बाहों में थामे हुए कहा। तुम तो मुझसे बात ही मत करो पुलकित। पीयू ने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे पर अब मैंने क्या कर दिया? पुलकित ने मासूमियत से पूछा। हाँ तुम कब कहाँ कुछ करते हो, कुछ करने के लिए हिम्मत चाहिए, और तुम तो बस। पीयू कहते कहते चुप हो गई थी। मैं क्या? पुलकित ने उसे अपनी दोनों बाहों से पकड़े हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा। छोड़ो मुझे, इट्स हर्टिंग मी। पीयू ने पुलकित की तरफ देखते हुए कहा। पुलकित ने उसे एकटक देखते हुए छोड़ दिया था। पीयू उसे गुस्से से देखते हुए अंदर चली गई। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। पुलकित ने सोचते हुए कहा। सोचो बाबा जी, सोचो कुछ, नहीं तो दूसरों के लिए भविष्यवाणी करने वाले, तुम्हारा भविष्य तो साफ दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ सही से शुरू भी नहीं हो पाई है, पर लव फाइट जरूर शुरू हो जानी है, और वो भी कायदे से। पुलकित हॉल में इधर उधर चक्कर काटते हुए सोचे जा रहा था। क्या करूं? टुप्पू की हेल्प लूं? नहीं बे, उसे पता चलेगा तो साला अपनी बहन के हरासमेंट के जुर्म में मुझे उल्टा लटका देगा। पुलकित ने मन अपनी सजा भी मुकर्रर कर ली थी। अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा, और वो भी जल्दी है, नहीं तो पीयू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पुलकित ने कुछ सोचते हुए कहा और वो बाहर की ओर चला गया। माँ, हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। इनफैक्ट मेरा और अनु का सेक्शन तो एक ही था, बस पीयू के बाकी क्लास और सेक्शन हमसे 1 साल सीनियर वाली थी। कविता जी ने अनुराधा का परिचय दादी से करवाते हुए कहा। हम दोनों तो हर पल एकदम साथ ही रहते थे। हाँ, पीयू के पास से कभी कभी सीनियर होने के नाते किसी न किसी हेल्प करवाने के मामले में मिलते रहते थे हम दोनों। कविता जी ये सब बताते हुए जैसे अपनी कॉलेज लाइफ में दोबारा लौट गई थी। सब कुछ कितना अच्छी तरह से चल रहा था ना। हम लोगों के फाइनल एग्जाम्स हो गए थे और सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। कविता जी कहते कहते अनुराधा की तरफ देखने लगी थी, क्योंकि इससे आगे का तो उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया था उनकी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी में कि वो एक रोज बिना किसी को कुछ भी बताए वहां से न जाने कहाँ चली गई थी, और जो आज उनके सामने इस रूप में मिल रही थी। अनुराधा ने चाय के कप को मेज पर रख दिया और आंखों पर चढ़े हुए चश्मे को हटाकर आंखों में फंसी हुई आंसुओं की बूंदों को साफ करने लगी थी। वो अखिलेश जी, कविता जी और दादी शांति से उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस देख रहे थे। रिजल्ट का इंतजार करते हुए दिनों के बीच ही एक दिन घर से फोन आया कि फौरन घर चली आओ। चाची की आवाज सुनकर मैं और कुछ पूछ ही ना सकी। अनुराधा ने बोलना शुरू कर दिया था। सोचा था कि कुछ जरूरी काम होगा जिसे करने के लिए चाची ने मुझे बुलाया है, पर घर जाते हुए मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अब शायद मैं दोबारा लौटकर कभी इस शहर में आने वाली नहीं थी। और तुम, कविता की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, तुमसे शायद कभी ना मिलने के लिए ही मैं अलग होने वाली थी। मेरे घर की चौखट लांघते ही नन्हा सा पुलकित मेरे गले आ लगा और मुझसे मासूमियत से पूछने लगा कि मासी, माँ, पापा भगवान के घर से कब वापस आएंगे? ये लोग तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। मेरे कानों ने जब ये सुना तो लगा शायद किसी ने गर्म शीशा उड़ेल दिया था मेरे कानों में। मैंने हैरानी से और सवालिया नजरों से चाचा चाची की तरफ देखा तो उन्होंने दुख और तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी और मुझे मेरे अनकहे सवालों के अनकहे जवाब मिल गए थे। पुलकित के माँ पापा, मेरे दीदी और जीजा जी दोनों ही एक रोड एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट चल बसे थे, और क्योंकि वो एक पुलिस केस था तो उन दोनों का क्रियाकर्म भी मेरे आने से पहले ही जल्दी जल्दी में कर दिया गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। नन्ही पुलकित को लेकर कहाँ जाऊं? चाचा चाची के ठंडे और रूखे व्यवहार ने मुझे ये तो जता ही दिया था कि उनके दिल में और उस घर में अब हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ऐसा कोई भी नहीं था जो पुलकित की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो।